हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आपको 20 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा। और हर करंट अफेयर्स को आपके स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से आपके एग्जाम के लिए जो है डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है और इनडायरेक्ट तो मिलेगा ही। तो आज जो है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो देखिएगा, इसके बारे में डिटेल्स है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जा रहा है? 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। तो इसका थीम है इस वर्ष का से नो टू फ्रेजाइल बोन्स, यानी नाजुक हड्डियों को जो है ना कहें। इम्पोर्टेंट हो जाता है नाजुक हड्डियों के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए या उनको जो है मजबूती प्रदान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम जो है से नो टू फ्रेजाइल बोन्स है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है क्या है, पहले ये जानिएगा। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है किस रोग से संबंधित है। तो आपको क्या लगाना है? हड्डियों से संबंधित रोग है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो है हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं, जिससे जो है हड्डी के टूटने की जो है जोखिम बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो है ये चीज आपको कब मनाया जाता है, ये तो इम्पोर्टेंट है। किससे संबंधित है? आपको डायरेक्टली जनरल साइंस के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है रोग किससे संबंधित है। तो ये जो है हड्डियों से संबंधित है। इसका उद्देश्य है हड्डियों की सेहत के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना। हड्डियां जो है कब कमजोर हो जाती है? जब खनिज का घनत्व जो होता है हड्डियों में वो कम हो जाता है, तब उस हड्डियां जो है कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। आप लोग कई बार ऐसे देखोगे कि कोई भी चलता हुआ व्यक्ति थोड़ा सा गिर जाता है तो उसका हाथ या पैर टूट जाता है, तो वो फ्रेजाइल उसके हड्डी हो चुके होते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको इसके बारे में जो है जानिएगा। आज ही जो है विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है, वर्ल्ड स्टेटिक्स डे। लेकिन ये जो है हर 5 वर्ष में मनाया जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, हर 5 वर्ष में मनाया जाता है। 2010 से मनाया जा रहा है। तो समाज के जो है दिन पर दिन के विकास में जो है डाटा और सांख्यिकी का जो है महत्व है, उसको उजागर करने के लिए यह विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 2010 से मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं आज का। किसे जो है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का 9वां अध्यक्ष बनाया गया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी जो है ये इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इसका ये क्वेश्चन पूछा गया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, और अभी इसका कुछ दिन पहले ही पूछा गया इसका। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। विकल्प में है विजया किशोर रहाटकर, प्रीति सूदन, जया किशोरी और रेखा वर्मा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका पहला विजया किशोर रहाटकर। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है विजया किशोर रहाटकर जो है महाराष्ट्र महिला आयोग की जो है अध्यक्ष थी, उनको जो है ये बनाया गया है। तो इनके बारे में डिटेल्स देख लीजिए। ये है श्रीमती विजया किशोर जो है रहाटकर है, उनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये इसकी 9वीं अध्यक्ष होंगी। तो ये है इनका इमेज। तो आप पहले ये जानिएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब आया था। तो ये एक्ट आया था, NCW एक्ट कब आया था? 1990 में आया था। लेकिन ये 1992 में बना था। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है या राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था। तो 1992 में बना था, इसको याद रखिएगा। 1990 में एक्ट आया था और 1992 में जो है ये बना था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो देखेंगे इसके जो है संगठन में कौन कौन होता है। तो एक चेयरपर्सन जो ये नियुक्त की गई है, तो एक चेयरपर्सन होता है और जो है एक सेक्रेटरी होता है, प्लस ये एक जो है 5 मेंबर होते हैं और 5 अदर मेंबर होते हैं। तो यानी 6 लोग जो है सदस्य और मेंबर को लेकर, एक सेक्रेटरी को लेकर 6 लोग होते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इससे संबंधित। और ये जो है जनरली नॉर्मल किताबों में मिलता नहीं है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। और इसकी पहली अध्यक्ष जो है जयंती पटनायक थी, जयंती पटनायक। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है SSC से लेकर PCS से लेकर IAS तक जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थे। और इसके पहले अभी देखेंगे तो रेखा शर्मा के बारे में आप कई लोग देखे होंगे। ये 2 बार जो है इसके पहले बन चुकी हैं। 2018 में बनी थी तो 2021 तक था। 21 से जो है अभी कुछ दिन पहले इन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो जो है कुछ दिन पर खाली था, तो इन्होंने
इनको जो है क्या नाम इनका, विजया किशोर रहाटकर को जो है बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये महाराष्ट्र की जो है महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग अध्यक्ष रह चुकी हैं 2016 से 2021 तक। तो इनके बारे में अगर डिटेल जाना चाहते हैं तो श्रीमती रहाटकर जो है विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का नेतृत्व कर चुकी हैं, जिसमें महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग का 2016 से 2021 की अध्यक्ष के रूप में जो है अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सक्षमा जैसे एसिड पीड़ितों की मदद करने के लिए, प्रज्वला जैसे स्वयं सहायता समूहों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ना, सुहिता मतलब महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन सेवा जैसे पहलों को जो है प्रमुखता से उन्होंने आगे रखा है। उन्होंने पोक्सो, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर भी जो मानव तस्करी संबंधी मुद्दों पर जो अपना ध्यान केंद्रित कराया है सरकार का। तो ये सब काफी सारे काम किए हैं इन्होंने अच्छे, इसके कारण से इन्हें जो है महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और अब की बार नई बनी है तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले समय में दिखेगा। मेरा हाउचोंगवा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रख लीजिएगा मेरा हाउचोंगवा। तो विकल्प में मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम। सही उत्तर आपका रहेगा मणिपुर। आप सब जानते होंगे एक जो है इसके बारे में कई बार सुने होंगे कि मतलब मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, उसको कौन बचाएगा। ये अभी जब 2 साल पहले सॉरी 1-1.5 साल पहले जब ये न्यूज में आया था तो उसका न्यूज ही यही था कि मैतई और कोकी जो समुदाय है आपस में लड़ रही थी, वहां की जनजातीय समुदाय है। तो कुछ एक घाटी में रहने वाले और जो है नॉर्मल स्थान पे रहने वाले दोनों लोगों के बीच जो है संघर्ष होता रहता है मणिपुर में। और वहां जब घटना हुई थी तो किस तरह से महिलाओं को जो है नग्न अवस्था में करके घुमाया गया था, इसके कारण से पूरा देश जो है उस समय जो है कितना चर्चा में पूरे देश में ये न्यूज था। तो मणिपुर में ये दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जनजातियों और घाटी के जो लोग हैं उनके बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो मैतई और कोकी मुख्य रूप से यहाँ से संबंधित, मणिपुर से संबंधित है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वार्षिक महोत्सव है। ये देखिएगा यह उत्सव मणिपुर इम्फाल में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है। महोत्सव को जो है जनजातियों और घाटी के लोगों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि काफी न्यूज में था, इसलिए जो है वो कहाँ मनाया जाता है। और मणिपुर आप देखिएगा यहाँ नागालैंड है और इसके नीचे मणिपुर है। आप इसे ये क्वेश्चन जो है मान लीजिए पूछा गया कि ये म्यांमार के बॉर्डर पर है, ये तो सही है। पूछा गया कौन कौन से राज्य जो है म्यांमार से बॉर्डर सीमा साझा करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब ये नागालैंड ऊपर है या मणिपुर ऊपर है। तो ये क्वेश्चन जो है कौन सही रहेगा आपका? नागालैंड और ये मणिपुर नीचे है, यानी नाग मणि, याद कर लीजिए ऐसे, नाग ऊपर नीचे मणि। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस तरह से इसको याद रखे रहिएगा। और नागालैंड जो है यहाँ ऊपर है, मणिपुर नीचे है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जानिएगा। ये क्वेश्चन जो है SSC CGL तक से और यूपी PCS और बिहार PCS इस सब में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन विकल्प में असम, मिजोरम, मणिपुर, उड़ीसा। सही उत्तर आपका रहेगा असम। इम्पोर्टेंट हो जाता है, असम में जो है मनाया जाता है कटी बिहू महोत्सव। तो ये जो है साल भर में 3 बार इस तरह से बिहू महोत्सव मतलब मनाया जाता है। उसमें कई सारे नाम जो होते हैं इसका, कभी कटी होता है, कभी जो है कुछ दूसरा होता है, कंगाली, ऐसे करके जो है 3 बार मनाया जाता है। ये याद रखिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कटी बिहू आपसे मेन इम्पोर्टेंट कि बिहू आपको याद रखना है। तो ये कहाँ है? असम में मनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा कि कटी बिहू महोत्सव जो है असम में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। कटी बिहू देखिए, कटी बिहू अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। यह जो है त्योहार फसल की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, फसल की सुरक्षा के लिए जो है ये मनाया जाता है। और इस त्योहार में जो तुलसी के पौधे के सामने जो है दीपक जलाकर यह त्योहार मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। नॉर्मल स्थिति में भी जो है इधर मतलब नॉर्थ इंडिया में कई सारे लोग जो है तुलसी के पेड़ के आगे जो है रोज दीपक जलाता है, लेकिन इस त्योहार में जो है यहाँ मनाया जाता है इस तरह से, तुलसी के सामने जो है दीपक जलाया जाता है। ये देखिएगा असम यहाँ है। असम जो है किस किस राज्य से सटा है? इधर एक देश है, इधर एक देश है। और इसको इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये 2 देश से जो है सीमा साझा करता है। इधर बंगाल है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, भूटान तो देश हो गया मान लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ मेघालय।
आपको ये देखना कि इधर जितने भी राज्य हैं, ये असम सिक्किम को छोड़कर जो ये 7 सिस्टर कहा जाता है, उन सबसे ये जो है सीमा साझा करता है। क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, तो ये इसको लोकेशन इसका याद रखिएगा। बांग्लादेश और भूटान जैसे देश से भी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चर्चा में रहा काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये चर्चा में था तो कहाँ स्थित है? विकल्प में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा लद्दाख है। इम्पोर्टेंट है, लद्दाख में जो है ये स्थित है मूलतः। तो राष्ट्रीय क्यों न्यूज में था? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो इसकी अस्थायी समिति ने जो है 5 महत्वपूर्ण सड़कों को मंजूरी दिया है, जिसमें से 4 सड़कें जो हैं इसी से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है, और 4 सड़कें जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है और काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य से होकर जाती हैं। तो 4 सड़कें जो एलएसी पर स्थित है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और ये जो वन्यजीव अभयारण्य है काराकोरम वहीं से होकर जा रहे, तो इसके बारे में कारण ये न्यूज में था। और ये इस अभयारण्य से जो है श्योक और नुब्रा जैसी नदियां जो है महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं या बहती हैं, सॉरी निकलती नहीं बहती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा काराकोरम रेंज आप देखे होंगे, तो इसके बारे में ये है काराकोरम रेंज, तो ये कहाँ है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्रा का उद्घाटन किया? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस एयरपोर्ट पर किए हैं? तो विकल्प में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, राजीव गांधी हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस। तो कहाँ ये किए हैं आपको बताना है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको उद्घाटन किया है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट केरल में। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का पहला है। देखिएगा क्या लिखा, भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर गुणवत्ता निगरानी सुविधा, इसका नाम भी है पवना चित्रा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप जो ये जानिएगा कि इसको इसलिए लॉन्च किया गया है, सॉरी एक सेकंड में, ये है देखिए, इस सुविधा को जो है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट केरल में जो है विकसित किया गया है। इससे जो है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और NIIST ने विकसित किया है। इस सुविधा से क्या होगा, एयरपोर्ट में जो काम करने वाले लोग हैं या वहां जाने वाले लोग हैं, उनको जो है वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याओं से जो है बचाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो है ये न्यूज में था, इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो ये केरल का मैप है, आप तिरुवनंतपुरम कहाँ है ये बताइएगा, एक सेकंड, इसके नीचे है देखिएगा, इसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2024 जो है किस संस्था ने जारी किया है? एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएगा। कब से जारी किया जा रहा है, कब जो है इस तरह से, मतलब कि विश्व में ऊर्जा की स्थिति क्या है, पवन ऊर्जा कितनी किस स्थिति में चल रही है, फॉसिल फ्यूज के मतलब जीवाश्म ऊर्जा जो किस तरह से यूज हो रहा है, सब चीजों के बारे में पूरा आउटलुक निकालता है। तो विकल्प में संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व आर्थिक मंच। सही उत्तर आपका रहेगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है इसको निकालती है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में डिटेल से देख लीजिए। विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जो 1977 से निकाला जा रहा है, जारी किया जाता है। इसमें जो है ऊर्जा की मांग और आपूर्ति से संबंधित जितना डाटा है उसको जारी किया जाता है कि मतलब कितना मांग इस समय चल रहा है, किस ऊर्जा का मतलब ज्यादा डिमांड है, किस ऊर्जा पे जो लोग का झुकाव इस समय बढ़ रहा है, कैसे क्या है, पूरा मतलब उसके बारे में डाटा रिलीज किया जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जानिए, 1974 में ये बना था। और 1974 में कब बना, जब 1973 में तेल का संकट आया था तो उसको ध्यान में रख करके ये बनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस या फ्रांस में है। इसके सदस्य देखेंगे तो 30 सदस्य इसके इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो 30 सदस्य देश हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें भारत उसमें शामिल नहीं है सदस्य के रूप में। अगला है, किसने बाल श्रम आधारित कलाकृति के लिए जो ब्रिटेन में पुरस्कार जीता है? इसका क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है। इसको जो है आप ये जाना है कि बाल श्रम से संबंधित वो चित्रकारी की थी, उसके कारण से उन्हें ब्रिटेन का अवार्ड मिला है। अभी आपका जो है अवार्ड का नाम भी बता देते हैं। तो कौन सा किसको मिला है?
विकल्प आप देखिएगा वैसे मिला है किसको, अदिति आनंद को मिला है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हरियाणा के करनाल से बिलोंग करती हैं, ये है देखिएगा इनका जो है इमेज। तो ये अदिति आनंद को जो है उनकी कलाकृति मैरी गोल्ड के लिए V&A इलेस्ट्रेशन पुरस्कार, सॉरी ILL, तो इलेस्ट्रेशन ऐसे लिखा जाएगा, इलेस्ट्रेशन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में जो है पुरस्कार राशि 3000 पाउंड प्रदान किया गया। 3000 पाउंड का मतलब आप समझ जाइएगा लगभग 3,30,000 रुपए, अपने यहाँ 3,30,000। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन जो है किसको दिया गया है, तो अदिति आनंद को दिया गया। अब इनका जो कलाकृति है उनको जो है ब्रिटेन के म्यूजियम में जो है दिखाया जाएगा, मतलब वहां प्रदर्शित किया जाएगा। ये जो है बाल श्रम से संबंधित जो है वो कलाकृति की थी, तो उनकी कार्ड से जो है ये इनको अवार्ड मिला। तो देखिएगा इनके कई सारे कलाकृति जो है काफी न्यूज में रहते हैं। तो इनको देखिएगा इलस्ट्रेशन अवार्ड 2024 से नवाजा गया है और ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य का मदरसा बोर्ड जो है संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने की घोषणा किया है? तो किसने किया है? विकल्प में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। आपको बताना कौन सा। तो सही उत्तर आपका रहेगा उत्तराखंड, यानी यूके सरकार ने जो है ये घोषणा किया है कि मदरसा बोर्ड को जो संस्कृत अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो यहाँ के मदरसा बोर्ड ने जो है ऐसा कहा है। इंपॉर्टेंट जो है ये उर्दू के साथ साथ संस्कृत भी अनिवार्य किया है, और उर्दू भी, मतलब उर्दू तो जारी रहे मदरसा में पढ़ाया जाता है, और कंप्यूटर काफी हद तक जो है बताने के लिए कहा गया है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन इसको अनिवार्य किया गया है संस्कृत को। तो ये कर्नाटक है, इसके बारे सॉरी देखिए कर्नाटक कहाँ से याद आ रहा है, ये जो है उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बारे में आप जान लीजिए कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है, ये सब आप बता सकते हैं, और किस देश से सीमा साझा करता है। और 2000 में जो है उत्तर प्रदेश का छोटा भाई बना था, मतलब उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। अगला देखिएगा, किस राज्य ने अपने सभी आवासीय स्कूलों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर जो है करने की घोषणा किया है? तो विकल्प में है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक। ये चीज तभी कर्नाटक मुंह से निकल गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक सरकार ने जो है इसको कहा कि सभी आवासीय स्कूलों का नाम जो है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। और महर्षि वाल्मीकि जो है आपका जानते होंगे महाकाव्य जो रामायण है उसके रचयिता हैं। ये संस्कृत में महाकाव्य रामायण का जो है रचित किए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर जो है जितने आवासीय विद्यालय हैं उनको जो है महर्षि वाल्मीकि आवासीय स्कूल जो है उसका नाम रखने के लिए कहा गया है। ये कर्नाटक है, आप देख सकते हैं कर्नाटक के आसपास जितने राज्य से सीमा साझा करता है वो आप बता सकते हैं। ऐसे जो पूछते हैं उसको बताते रहेंगे तो आप जो है हमेशा जान लीजिए कुछ लड़कों से हमेशा आगे रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार 2024 किस जो है मंत्रालय या आयोग द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है? तो विकल्प में नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय। तो कौन सा है? सही उत्तर आपका आएगा नीति आयोग। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। ये जो है न संवैधानिक बॉडी है, न जो है एग्जीक्यूटिव, ये जो है सरकार के द्वारा बनाया गया एक बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो है न स्टेट्यूटरी बॉडी है न संवैधानिक बॉडी है। इसको योजना आयोग को जो है रिप्लेस करके बनाया गया था। इसके बारे में आप सब जानते होंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। इस समय जो है सुमन बेरी इसके जो है उपाध्यक्ष है, और अध्यक्ष जो होता है वो जो एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब प्रधानमंत्री जो भी बनता है वो जो है इसके अध्यक्ष बन जाता है। तो इसके बारे में जान लीजिए कि नीति आयोग द्वारा जो है नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार 2024 का उद्घाटन जो है, इसका उद्घाटन नीति आयोग द्वारा आयोजित किया जा रहा था, लेकिन जो है इसका उद्घाटन सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जो है किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? जो मेथनॉल के उपयोग को जो बढ़ावा देना और उसके पर्यावरणीय, आर्थिक और ऊर्जा से जुड़े जो फायदे हैं या उनके बारे में जो है उसको चर्चा करना या उसको बढ़ावा देना। तो आज मतलब इसके बारे में जो इसके लिए आयोजित किया जाता है, नीति आयोग द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कई सारे जो है आपको नए नए अपडेट इससे मिलता रहे। और आप जो है ये यहाँ से आप पढ़िए, उसके बाद आप देखेंगे एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।